नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। बच्चों, हमने समास का जो हमारा टॉपिक था व्याकरण का, उसको शुरू किया था और हमने तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष समास तक हमने पढ़ लिया। बच्चों, आज हम आगे के जो हमारे तत्पुरुष समास है जो कारक से संबंधित है उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हम आगे का अपना समास शुरू करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा जो तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे थे, हमने तत्पुरुष की परिभाषा देखी। देखो बच्चों, तत्पुरुष समास में जो होता है द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद। उसमें जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है और प्रथम जो पद होता है वो प्रधान नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी कारक हैं मैंने आपको लिख के बताई थी। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, संबंध का, के की और अधिकरण में पर, इन सब विभक्तियों का जब लोप होता जाता है तो वो जितनी भी विभक्तियों का लोप हुआ है वो ही तत्पुरुष समास बनते जाते हैं। तो बच्चों, हमने कर्म तत्पुरुष समास पढ़ लिया और करण तत्पुरुष समास पढ़ लिया। देखो, करण तत्पुरुष जो समास था वो से के द्वारा का लोप हुआ था उसमें। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा समास पढ़ेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें कौन सी विभक्ति का लोप होगा? के लिए जो शब्द है इस विभक्ति का लोप होगा। हम जैसे कुछ इसके उदाहरण देखेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम लिखेंगे समस्त पद। क्या लिखेंगे? समस्त पद। समस्त पद। और फिर उसके बाद में हम उसका विग्रह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विग्रह, यानी जो हम समास का विग्रह कर रहे हैं, जहां हम विभक्ति का लोप करते हैं। जैसे पहला एक उदाहरण है हमारा रसोई घर। रसोई घर। और यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो ये आ जाएगा रसोई के लिए। रसोई के लिए घर। अब आप देखो बच्चों, जो ये के लिए शब्द आया है, ये के लिए क्या है? संप्रदान है। संप्रदान कारक है। जब हम इसका लोप कर देंगे के लिए का तो हमारा समास बन जाएगा, जो समस्त पद है, जो हमारा समास है वो बन जाएगा रसोई घर। अब दूसरा देखो, जैसे गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा। तो बच्चों, इसका क्या हम बनाएंगे? विग्रह कैसे करेंगे? गुरु के लिए दक्षिणा। किसके लिए दक्षिणा है? गुरु के लिए। गुरु के लिए दक्षिणा। और जब हम इसमें से के लिए का लोप कर देंगे तो ये हमारा समस्त पद यानी समास बन जाएगा गुरु दक्षिणा। अगला देखो बच्चों, एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। सभा मंडप। क्या है? सभा मंडप। अब आप सभा मंडप की तरफ चलोगे तो ये सभा मंडप का हम क्या विग्रह करेंगे? सभा के लिए मंडप। सभा के लिए मंडप। इसके लिए बच्चों आपको कारक आने बहुत जरूरी है। मैंने आपको शुरू में भी बताए थे। कारक जो है वो इस तरह होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, अपन ये दो पढ़ चुके हैं। करण से, ये जो करण से आया है ये बच्चों जोड़ने के भाव में, यानी किसी चीज को किसी से जोड़ना। करण से। संप्रदान, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए। अगला है अपादान। क्या है? अपादान। अपादान में बच्चों क्या है? अपादान भी से, अपादान में भी से आता है, लेकिन ये जो करण वाला से है ये जोड़ने के क्रम में आता है और ये वाला से आता है जो अलग होने के भाव में आता है। संबंध। संबंध क्या होते हैं? का, के की, यानी इससे संबंध, का, के, या उससे संबंध, उसके संबंध, उसकी संबंध। और अधिकरण। अधिकरण वाला जो समास है, अधिकरण वाला जो कारक आता है बच्चों, वो आता है में पर। में और पर। तो बच्चों, यहाँ हमने अभी पढ़ा है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें के लिए विभक्ति का लोप होते ही समस्त पद यानी जो बनता है समास वो पूरा का पूरा समास यहाँ बन जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, के लिए हटाया तो रसोई घर। गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें के लिए का लोप कर दिया तो गुरु दक्षिणा। सभा के लिए मंडप, के लिए का लोप कर दिया तो सभा मंडप। जैसे बच्चों इसमें और भी कई उदाहरण आ सकते हैं। जैसे हम इसका हम कर सकते हैं, जैसे डाक गाड़ी। क्या है? डाक गाड़ी। तो डाक गाड़ी का क्या बनेगा? डाक के लिए गाड़ी। और उसी प्रकार जो हम एक और कर सकते हैं वो है, जैसे डाक गाड़ी के अलावा हम रहा खर्च।
रहा खर्च हम अगर यदि हम करना चाहें तो हम उसको क्या करेंगे, रहा के लिए खर्च यानी रास्ते के लिए खर्च। तो देखो बच्चों, ये था हमारा संप्रदान तत्पुरुष, और हम अगला करेंगे अपादान तत्पुरुष। कौन सा करेंगे, अपादान तत्पुरुष। अपादान का मैंने आपको कारक बताया था। अपादान में जो मतलब से आता है, अपादान का जो से आता है वो अलग होने के भाव से आता है। किसके भाव से आता है, अपादान तत्पुरुष। इसका जो अपादान का से है ये किसके भाव से आता है, अलग होने के भाव से। किसके भाव से, अलग होने के भाव से। अलग होने के अर्थ में या अलग होने के भाव से के अर्थ में। अब देखो बच्चों, आप ये जो से आएगा, ये जो अब जो हम समस्त पद बनाएंगे या समास बनाएंगे वो एक दूसरे को अलग कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, अलग कर रहा होगा। करण में जो से आया था वो एक दो जो शब्द आ रहे थे, प्रथम पद और उत्तर पद, उनको दोनों को जोड़ रहा था। यहाँ जो दोनों पद आएंगे उनको ये अलग करेगा। जैसे रण विमुख, पहला हम देखेंगे रण विमुख। रण विमुख यानी इसका यदि हम विग्रह करते हैं, ये है हमारा समस्त पद, ये हमारा क्या है, समस्त पद। और यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा रण से विमुख। अलग हो गए, विमुख का मतलब क्या हो गया, अलग होना, यानी रण से विमुख होना या अलग होना। तो यहाँ जो अपादान का से आता है बच्चों वो अलग होने के अर्थ में आता है। अगला देखो, एक और मैं आपको बताती हूँ, भयभीत। भयभीत यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो ये आएगा भय से भीत, यानी भय से डरा हुआ, डर से डरा हुआ, यानी भय से भीत होना उसका। अगला है एक और हम देखेंगे इसका, ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, इसका समास विग्रह क्या होगा, ऋण, ऋण से मुक्त। समझ में आ रहा है बच्चों, यानी ये जो से विभक्ति आ रही है, इस से विभक्ति का जब हम लोप कर देते हैं तो हमें समस्त पद यानी समास प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ जो अपादान का से आ रहा है ये अलग होने के अर्थ में आ रहा है। एक और हम देखेंगे जैसे दूरागत। दूरागत बच्चों, जो समास में जो शब्द आते हैं वो जनरली एक जैसे ही शब्द काम में लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ अलग से कुछ नए शब्द काम में लिए हैं। जैसे दूरागत का मतलब क्या होता है, दूर से आगत, दूर से आता हुआ, दूर से आगत। तो ये आपको समझ में आ गया। एक और बताती हूँ आपको, दोष मुक्त। दोष मुक्त यानी इसका क्या होगा, दोष से मुक्ति। इसको छोड़ दो बच्चों, दोष मुक्त, दोष से मुक्त यानी दोष उसका दूर हो गया है, उससे अलग हो गया है। इसी तरह बच्चों हम और भी कर सकते हैं, जैसे जाति भ्रष्ट। क्या होगा, जाति भ्रष्ट। और जाति भ्रष्ट होते ही उसका हम क्या करेंगे, उसका जो विग्रह करेंगे जाति से भ्रष्ट, यानी उसको जाति से भ्रष्ट हो गया है, जाति से उसको अलग कर दिया गया है। पाप मुक्त यानी पाप मुक्त का क्या हो जाएगा, पाप से मुक्त, यानी वो अब पाप से मुक्त हो गया है। तो यहाँ अलग होने का भाव आ रहा है बच्चों। क्या, किस चीज का भाव आ रहा है, अलग होने का भाव आ रहा है। अब आप आगे देखो बच्चों, इसमें एक और है, जैसे पदच्युत। क्या है, पद से अलग होना। क्या होना, पदच्युत का मतलब होता है पद से अलग होना। तो ये हो गया हमारा अपादान तत्पुरुष। हम अगला देखेंगे बच्चों अब संबंध तत्पुरुष। कौन सा समास है हमारा, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध से हमारा जो कारक है वो कौन सा है, देखो बच्चों वो कारक है का, के, की। इसको छोड़ो बच्चों, यहाँ देखो का, के और की। तो इनका जब लोप हो जाता है इन तीनों का, तो कौन सा कारक बनता है, संबंध तत्पुरुष समास बनता है। तो बच्चों इसके हम सबसे पहले देखेंगे समस्त पद, और यहाँ देखेंगे हम इसका विग्रह, है ना। तो समस्त पद इसका देखो, गोदान। गोदान ये एक समास है, गोदान, और ये एक समस्त पद भी कहलाता है, चाहे समास कह लो। तो गोदान का क्या होगा, क्या होगा, का के की बीच में आएगा, गो का दान।
जब ये का लोप हो जाएगा का तो ये हो जाएगा गोदान। अगला देखो हिमालय, क्या आएगा? हिमालय। हिम माने बर्फ, आलय मतलब जगह, यानी हिम का आलय। समझ में आ रहा है बच्चों? का हमने लोप कर दिया तो क्या हो गया? हिमालय। उसी प्रकार एक और देखो, अन्नदान। अन्नदान, इसका होगा अन्न का दान, और जब हमने का लोप कर दिया तो ये बन गया अन्नदान। एक ये बन गया हमारा अन्नदान। हम अब अगला देखेंगे बच्चों, एक हम यहां से देखेंगे, विग्रह करेंगे पहले। गंगा का जल, इसका क्या बनेगा बच्चों? गंगा जल। क्या बनेगा? गंगा जल। तो इस तरह बच्चों हम का के की इनका लोप कर देंगे, और लोप करने से हमको संबंध तत्पुरुष जो हमारा समास है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा अगला जो और अंतिम तत्पुरुष समास है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बार बताया था, अधिकरण के बाद में पहले एक संबोधन और समास चला करता था, वो अब बंद हो गया है। तो हमारा अगला जो समास आएगा वो है, लास्ट जो तत्पुरुष समास है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो हम अधिकरण तत्पुरुष समास को देखेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें से हम कौन सी विभक्ति का लोप होगा? इसमें होगा में पर और पे। ये तीन चीज है। अपन कहते हैं ना, उस पे रखा हुआ सामान है, या उसमें रखा हुआ सामान है, या उस पर रखा हुआ सामान है। इनमें से यदि इन तीन विभक्तियों का यदि लोप हो जाता है जिस शब्द के अंदर से, तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो हम सर्वप्रथम सबसे पहले इसके समस्त पद देखेंगे, यानी इसके समस्त पद यानी समास को हम देखेंगे, और यहाँ हम इसका विग्रह देखेंगे। क्या देखेंगे? विग्रह देखेंगे। तो यहाँ जैसे हम आपको मैं एक विग्रह करके बताती हूँ, और फिर हम उसका समास बनाएंगे। जैसे आप पर बीती, आप पर बीती, और जब हमने पर का लोप कर दिया यहाँ, तो क्या हो जाएगा? आप बीती। क्या हो जाएगा? आप बीती। ये बच्चों पूरा एक ही शब्द है। अगला देखो, कविराज। ये है, हमने लिख दिया यहाँ कविराज, और जब हम इसको उसमें विग्रह करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कवियों में राजा। क्या लिखेंगे हम? कवियों में राजा, और में विभक्ति का हम यहाँ लोप कर देंगे। आगे देखो, अगला है डिब्बा बंद। डिब्बा बंद, डिब्बा बंद का क्या हो जाएगा? डिब्बे में बंद। जब हम में का लोप कर देंगे तो यह डिब्बा बंद हो जाएगा। एक और देखो बच्चों, गृह प्रवेश। कौन सा है? गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का क्या होगा? गृह यानी घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश। और यदि हम इस में को हटा देंगे, यहाँ से में विभक्ति का लोप कर देंगे, तो ये बन जाएगा गृह प्रवेश। इसी प्रकार बच्चों और भी बहुत सारे इनके उदाहरण होते हैं। आपको इन उदाहरणों को समझना होगा और समझ करके इनको लिखना होगा। और परीक्षा में समास में किस तरीके का प्रश्न आएगा ये वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आपको अभी मैं कुछ प्रश्न बताऊंगी अगले वीडियो में कि समास के ऊपर परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो देखो बच्चों, अगला हमारा जो समास होगा, अब हमारा ये तत्पुरुष समास है जो समाप्त हो गया है, और इसको हमने कितने भागों में बांटा था? इसको हमने कर्ता कारक के जितने भी भाग होते हैं वो सब तत्पुरुष समास से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कर्ता कारक जो होता है वो तत्पुरुष समास में नहीं आता है। कर्म से लेकर के और अधिकरण तक जितने भी कारक हैं उन सबका समास बनता है। हमारा तीसरा समास है बच्चों कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अब हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। कर्मधारय
समास, ये हमारा तीसरा समास है। हमारा प्रथम समास था अव्ययी भाव समास, द्वितीय समास था हमारा तत्पुरुष समास जिसके भाग हमने अभी पढ़े, और ये हमारा अब तीसरा समास है कर्मधारय समास। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों, मैं बोलने के साथ साथ आपको लिख देती हूँ। इस समास में दूसरा पद, यानी जो दूसरा पद होता है, जो उत्तर पद होता है, दो पद होते हैं ना हर समास में, इसमें जो दूसरा पद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम उत्तर पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद। यानी जो पीछे का जो पद होता है, प्रधान पद के जो पीछे होता है, वो पद क्या होता है, वो ही पद इसमें प्रधान होता है। यानी जो उत्तर पद होगा वो प्रधान पद होगा। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, यानी प्रथम पद इसमें प्रधान नहीं होता है। किंतु जो पहला पद होता है, किंतु पहला पद, लेकिन तो पहला पद जो होता है जिसे हम पूर्व पद भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व पद। वो विशेषण तथा क्या होता है? पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेष्य, यानी जो संज्ञा भाव होता है वो होता है। मैं आपको समझाऊंगी। वो संज्ञा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस समास में, यानी जो कर्मधारय समास है, इस समास में दोनों पदों, जो दोनों पद हैं, दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध रहता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब आपको समझ में आया बच्चों? देखो, कर्मधारय समास वह होता है जिसमें यदि कोई शब्द है, मान लो यदि यहाँ कोई शब्द है, उस शब्द का जब पहला पद है वो तो क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। इसमें ये जो दूसरा पद है ये प्रधान पद होता है, और पहला पद जो पूर्व पद होता है ये इसकी विशेषता बतलाता है। यानी प्रथम पद है जो दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। आपने एडजेक्टिव पढ़े हैं ना इंग्लिश में, ये उसी तरीके से है। यानी दूसरा पद तो संज्ञा होता है और पहला पद उसकी विशेषता बतलाता है, यानी वो विशेषण होता है। तो आपको समझ में आ गया? इस समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का आपस में संबंध होता है। जो विशेष्य होता है वो संज्ञा शब्द होता है, और संज्ञा शब्द की जो प्रथम पद विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। बच्चों, इस परिभाषा को लिख लेना और इसी परिभाषा को याद करना। परीक्षा में परिभाषा भी आती है कि कर्मधारय समास की परिभाषा लिखिए, कर्मधारय समास का कौन सा पद विशेषण होता है और कौन सा पद विशेष्य होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, कर्मधारय समास में जो प्रथम पद होता है वह विशेषण होता है, और द्वितीय पद जो प्रधान पद होता है वो विशेष्य होता है, और वो संज्ञा के रूप में पाया जाता है। अब बच्चों, हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे आप यहाँ आ जाओ उदाहरण देखने के लिए। जैसे हम देखते हैं समस्त पद। क्या देखेंगे हम यहाँ? समस्त पद। समस्त पद का मतलब आप सबको पता है, समास। समस्त पद का मतलब है समास, जो पूरा समास हो जाता है उसको समस्त पद कहते हैं। और यहाँ हम देखेंगे विग्रह, यानी कर्मधारय जो समास है ये काफी फेमस समास है। सबसे पहले हम देखेंगे सत्पुरुष। क्या देखेंगे? सत्पुरुष। सत्पुरुष का यदि हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा इसका? पुरुष सत है जो पुरुष, यानी जो पुरुष सत है जो पुरुष। अब आप देखो बच्चों, इसमें जो पुरुष है वो क्या है? वो उत्तम पद है, यानी वो प्रधान पद है, और इसकी विशेषता क्या है? सत्यता उसकी विशेषता है, यानी जो पुरुष सत्य है वो सत्पुरुष कहलाता है। दूसरा देखो आप, ये है नील गाय। नील गाय, ये तो आप सबने कई बार पढ़ा हुआ है। नील गाय यानी नीली है जो गाय,
नीली है जो गाय, यानी ऐसी गाय जो नीली है। तो गाय क्या है? गाय संज्ञा है और गाय की विशेषता क्या है? गाय नीली है। तो यहाँ देखो दो चीज हो गई, ये हो गया विशेषण, नीला है जो उसकी विशेषता बता रहा है यानी ये विशेषण है, और जो गाय है वो हो गई विशेषण। समझ में आया? ये है इसका उत्तर पद जो प्रधान है ना, ये प्रधान उत्तर पद है, और ये है प्रथम पद यानी जो पूर्व पद है, जो क्या कर रहा है? उत्तर पद की विशेषता बतला रहा है। समझ में आया? तो कर्मधारय समास वह समास होते हैं जिसमें पूर्व पद है जो उत्तर पद की विशेषता बतलाता है, या इसमें विशेषण और विशेष्य का आपस में संबंध होता है। बच्चों हम एक आध उदाहरण इसके और देखेंगे, उससे पूर्व में बच्चों हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हम और उदाहरण भी लिख सकें। कर्मधारय समास के जो उदाहरण हैं वो बहुत सरल हैं और सामने से देखने से ही उनमें पता चलता है कि यह कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ किसी संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है। जैसे हम दो चार उदाहरण और देखेंगे, जैसे है लोह पुरुष। क्या है? एक सेकंड बच्चों, जैसे हम इसको देखेंगे, तो बच्चों ये दो तीन उदाहरण और है जो हम देखते हैं। एक है नील कमल। कौन सा है? नील कमल। नील कमल, ये क्या है? नील कमल है जो पूरा एक समास है। क्या है? ये समस्त पद है, या इसको हम समास भी कह सकते हैं। और यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नीला है जो कमल। क्या है? नीला है जो कमल। तो देखो बच्चों, ये जो कमल है ये क्या है? ये संज्ञा है, ये विशेष्य है। और नीला है जो क्या है? इसकी विशेषता है, ये उत्तर पद है। कौन सा पद है ये उत्तर पद है, और ये पूर्व पद है। और यहाँ प्रधान कौन है? कमल। नहीं तो यदि हम इसको कमल को यहाँ से हटा देंगे तो नीला है जो क्या नीला है? कुछ भी नीला नहीं है। लेकिन कमल है तो कमल से पूरा एक समास का पद बन रहा है। क्या बन रहा है? कि नील कमल। क्या बन रहा है? नील कमल, यानी नीला है जो कमल। उसी प्रकार का हम एक और उदाहरण देखेंगे बच्चों, ये है हमारा महापुरुष। क्या है? महापुरुष। महापुरुष यानी कि ऐसा पुरुष जो कि महान है। हम इसको लिखेंगे महान है जो पुरुष, यानी ऐसा पुरुष जो महान है। तो पुरुष क्या है? पुरुष यहाँ है संज्ञा या उत्तर पद, और ये जो महान है ये इसकी विशेषता है, ये है विशेषण पूर्व पद। तो अगला एक और देख लेते हैं बच्चों हम इसका, ये है श्वेतांबर। अगला हम एक और इसका देखेंगे, श्वेतांबर। इसका विग्रह कीजिए। इसका विग्रह है श्वेत है जो अंबर। श्वेत है जो अंबर, यानी ऐसा अंबर या ऐसा आकाश या ऐसा कपड़ा, अंबर को हम वस्त्र भी कह सकते हैं, यानी ऐसा वस्त्र जो कि श्वेत है। क्या है? श्वेत है। तो क्या हो गया? वो हो गया श्वेतांबर, जिसमें से है और जो को हमने यदि हटा दिया, यदि इनकी विभक्तियों का लोप कर देते हैं हम है और जो वाला, तो ये बन जाता है समस्त या समास। तो देखो बच्चों, कर्मधारय समास अब आपको समझ में आ गया होगा। इस समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है और पहला पद जो होता है वो उसकी विशेषता बतलाता है। तो कर्मधारय समास अब आपको उदाहरण के साथ में समझ में आ गया होगा। बच्चों जो आज हमने समास पढ़े, एक तो हमने पढ़ा पूरा तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, दोनों समास को हमने उदाहरण के साथ में देखा। यदि आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी यदि इसमें कोई परेशानी हो, डाउट हो, तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।